जब आप बाइक या कार चलाना सीख रहे होते हैं तो शुरू में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। ब्रेक दबाना, क्लच कंट्रोल करना, इंडिकेटर्स देना, साइड मिरर देखना और इन सब के साथ रोड पर भी फोकस करना। उस वक्त आपको ये लग रहा होता है कि इसको चलाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस बंदे को कार या बाइक चलाते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया हो, उसको ये सब चीजें सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही महारत से ड्राइव कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? दरअसल उस नए ड्राइवर को इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता जितना अच्छा उस पुराने को होता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम एडोबी प्रीमियर प्रो में अपनी वीडियो एडिट कर रहे होते हैं तो हम अपनी लेयर्स के ऊपर डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स अप्लाई कर रहे होते हैं। उन तमाम इफेक्ट्स को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाता है एक पैनल की मदद से, और आप जितना अच्छा उन इफेक्ट्स को कंट्रोल करोगे उतनी ही प्रोफेशनल वीडियो बना पाओगे। इस क्लास की इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि बहुत सारे लोग प्रीमियर प्रो पे एडिटिंग तो सीख लेते हैं, किसी अच्छे इदारे के साथ काम भी स्टार्ट कर देते हैं, पर इसके बावजूद भी अपनी लेयर्स और इफेक्ट्स पर उनका इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता है। और काफी लोगों को तो ये अवेयरनेस भी नहीं होती कि इन इफेक्ट्स को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। इसीलिए हम आज की क्लास नंबर 4 में इफेक्ट कंट्रोल्स को बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम अपनी क्लिप्स और उन पे अप्लाई होने वाले तमाम इफेक्ट्स को किस तरह प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। प्रीमियर प्रो की स्क्रीन पे अगर आप टॉप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इस जगह पे आपको दिखेगा इफेक्ट कंट्रोल्स, लेकिन अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेट्स से इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इस जगह पे इफेक्ट कंट्रोल्स के ना होने की सूरत में आपने परेशान नहीं होना, आपने जस्ट शिफ्ट 5 का बटन दबाना है। ये शॉर्टकट की है तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स वापस आ चुका है। इसको आप यहाँ पे ड्रैग करके कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स से आप शॉर्टकट की भी भूल चुके हैं तो इसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको दोबारा से यहाँ से मैं बंद कर दूंगा। आप टॉप पे देखेंगे यहाँ पे विंडो लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहाँ पे इस जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इफेक्ट कंट्रोल्स, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं दोबारा से आपके पास इफेक्ट कंट्रोल्स उसी जगह पे आ चुका है। इफेक्ट कंट्रोल्स को यूज करने के लिए मैं फौरी तौर पे एक सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ इस जगह पे मेरे पास कुछ बी रोल्स हैं, मैं इनमें से कोई एक बी रोल ले सकता हूँ या 2 बी रोल्स में उठा लेता हूँ दोबारा से, और इनको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपनी प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, और प्रोजेक्ट विंडो पर ड्रैग करने के बाद इसको मैं अपनी टाइमलाइन के ऊपर लाके ड्रॉप कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरी एक सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी। सीक्वेंस क्रिएट करना अपनी पिछली क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। टाइमलाइन के ऊपर 2 लेयर्स इस वक्त आपको नजर आ रही हैं। इनमें से किसी पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे इफेक्ट कंट्रोल्स की बहुत सारी वैल्यूज आ चुकी हैं नीचे। इनको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे टॉप से शुरू करते हैं। इसको सबसे पहले मैं बंद करता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। इसमें 3 तरह की मुझे वैल्यूज दिख रही है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मोशन को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमें पोजीशन दिया हुआ है। इस वक्त मैंने इस वाली लेयर को सेलेक्ट किया हुआ है और मैं अपनी पोजीशन की वैल्यूज को यहाँ पे पहली वैल्यू को अगर आगे पीछे करके देखूं, मैंने जैसे उस वैल्यू पे अपने माउस से क्लिक दबा के रखा हुआ है और मैं उसको आगे पीछे कर रहा हूँ, तो आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे कि ये मेरी वीडियो लेफ्ट और राइट में शिफ्ट हो रही है जब मैं इस पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, यानी पोजीशन की लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को। जब मैं इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ तो ये अपने एक्सिस की डायरेक्शन में आगे पीछे हो रहा है। इसको मैं वापस पहले जैसा कर देता हूँ। अगर मैं इसके बराबर वाली वैल्यू को माउस क्लिक दबा के ऊपर नीचे करूँ तो आप ये देखें मेरी वीडियो अब टॉप से बॉटम की तरफ यानी वाई एक्सिस में मूव हो रही है। तो इससे ये चीज जाहिर हो जाती है कि पोजीशन की पहली वैल्यू जो है इससे आप एक्स एक्सिस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं अपनी उस फुटेज की जो आपने सेलेक्ट की हुई है, और जो दूसरी वैल्यू है इससे आप अपने वाई एक्सिस की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं जो भी लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है। सेकंड नंबर पे स्केल आपको दिख रहा है। इसकी अगर मैं वैल्यू पे क्लिक दबा के रखूं और इसको छोटा करूं तो आप ये देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर मेरी वीडियो छोटी होती हुई आपको नजर आएगी। लेट्स से अगर इसकी वैल्यू मैं बढ़ाना शुरू कर दूं तो आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू बढ़ने के साथ साथ मेरी स्क्रीन की जो फुटेज है वो भी बढ़ती चली जा रही है। वो वापस सही कर देता हूं तो इससे मुझे ये समझ में आया कि जब भी मैं स्केल की वैल्यू को कम या ज्यादा करूंगा तो मेरी लेयर का साइज छोटा या बड़ा होगा। इसको मैं जेड एक्सिस भी कह सकता हूँ। यहाँ नीचे आ जाए, रोटेशन आपको दिख रही है। अगर रोटेशन को मैं अगर घुमा के देखूं आपको रोटेशन पे क्लिक करके और उसको मैं इसकी वैल्यूज चेंज करूं तो आप ये देखेंगे कि मेरी वीडियो रोटेट होना शुरू हो गई है। रोटेशन के नीचे एंकर पॉइंट लिखा हुआ है। एंकर पॉइंट क्या होता है? आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब मैं इसको रोटेट कर रहा था तो इसके सेंटर में एक एंकर पॉइंट था। एंकर पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसका एक एंकर पॉइंट है जिसके अगेंस्ट ये वीडियो घूम रही थी। एक मिसाल देता हूँ इसका। अगर मैं एंकर पॉइंट यहाँ से उठा के इसको कोने में कर दूं इस जगह पे और अब मैं इसको रोटेट करूं तो आप ये देखेंगे कि इसकी रोटेशन का जो एंकर है वो चेंज हो गया। पहले वीडियो सेंटर से घूम रही थी क्योंकि उसका एंकर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में था। अब वीडियो नीचे की साइड से घूम रही है क्योंकि उस एंकर पॉइंट को मैंने
नीचे की साइड पे सेट कर दिया। एंकर पॉइंट सिर्फ रोटेशन पे ही नहीं बल्कि स्केल पे भी काम करता है। आप देखें स्केल जब मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ एंकर पॉइंट चेंज करके, पहले मेरा स्केल सेंटर से छोटा बड़ा हो रहा था, अब मेरा उस एंकर पॉइंट से स्केल छोटा बड़ा हो रहा है। एंकर पॉइंट बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसीलिए आपने इसको अच्छे से समझना है और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। वापस इसको सेट कर देता हूँ पहले जैसा। एंकर पॉइंट के नीचे आप देखेंगे एंटी फ्लिकरिंग फिल्टर। इसका काम ये होता है कि जब भी आपकी फुटेज में किसी भी किस्म की लाइट बहुत ज्यादा फ्लिकरिंग कर रही होती है तो उस फ्लिकरिंग को एडजस्ट, कंट्रोल और स्मूथ करने के लिए आप इस इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस इफेक्ट का इतना ज्यादा यूज होता नहीं है और बिगनर्स के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है भी नहीं, तो लिहाजा इसको मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। मोशन के अंदर एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केल आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे चेक लगा हुआ है। इस पर से जैसे ही मैंने चेक हटा दिया तो अब आप ये देखेंगे ऊपर स्केल की 2 वैल्यूज आ चुकी हैं, जो कि पहले एक ही वैल्यू आ रही थी। अब आप ये देखेंगे विड्थ और हाइट, स्केल की विड्थ और हाइट अब 2 अलग अलग जगहों पे चेंज होगी। करके देख लेते हैं। जब मैं हाइट को पकड़ के पीछे करता हूँ या कम करता हूँ, आप देखें इसकी हाइट कम होने लगी, विड्थ इसकी अपनी जगह बरकरार है। और अगर मैं सिर्फ इसकी विड्थ को चेंज करूंगा तो आप ये देखेंगे अब इसकी सिर्फ और सिर्फ विड्थ चेंज हो रही है, इसकी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बरस जब यूनिफॉर्म स्केल था तो सिर्फ स्केल की एक ही वैल्यू थी और जब उसे हम कम ज्यादा कर रहे थे तो इसकी विड्थ और हाइट दोनों ही एक साथ कम ज्यादा हो रहे थे। मोशन हमने कवर कर लिया है। मोशन को अब मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ और अगला वाला खोलूंगा ओपेसिटी का। ओपेसिटी पे क्लिक करेंगे, अब नीचे कुछ शेप्स हमें दिख रहे हैं। एक एलिप्स का शेप है, एक रेक्टेंगुलर शेप और एक पेन का शेप। नीचे ओपेसिटी लिखा है और एक ब्लेंड। सबसे पहले इन शेप्स का मतलब मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये शेप्स बेसिकली फुटेज के ऊपर मास्किंग करने के लिए यूज होते हैं। मास्किंग की क्लास फ्यूचर में डिटेल में आने वाली है, तो लिहाजा यहाँ पे मैं इसको कवर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आपको जस्ट आइडिया देने के लिए रेक्टेंगल पे मैं क्लिक अगर आपको करके दिखाऊं तो आपने ये देखा यहाँ पे एक रेक्टेंगल आ गया जो कि एक मास्क शेप है और उस मास्क के अंदर ही सिर्फ अब मुझे वो फुटेज दिख रही है। अगर मैं अपने मास्क को हैंड के जरिए आगे पीछे करूं तो आप ये देख सकते हैं सिर्फ उसी जगह पे मेरी वो फुटेज दिखेगी जहाँ पे मेरा रेक्टेंगल मास्क हुआ है। इस मास्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर यहाँ पे मैं सर्कल पे क्लिक कर दूं तो एक सर्कल उस फुटेज में मास्क हो गया। इसका भी वही पैटर्न है, इसको मैं जहां जहां मूव करूंगा वहीं वहीं आपको फुटेज दिखेगी। इसको भी मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। अगला पेन है। पेन में क्या होता है, इससे पहले आपने देखा कि एक में सर्कल और एक में रेक्टेंगल बना, लेकिन इसके अंदर आप अपनी मर्जी का किसी भी किस्म का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा मैं आप देख सकते हैं कर रहा हूँ माउस के जरिए एक शेप मैंने ड्रॉ करी और यहाँ से जैसे ही मैं इसके एंड पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा तो सिर्फ उसी शेप के ऊपर जो मैंने ड्रॉ किया है मास्क बन जाएगा और मेरी फुटेज भी सिर्फ उसी के ऊपर शो होगी। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इन शेप्स की बेसिक्स समझने के बाद नीचे आप देखें ओपेसिटी 100। अगर मैं इसकी 100 ओपेसिटी चेंज करके कम करूं तो आप ये देखें मेरी वीडियो डल होना शुरू हो गई और एक वक्त आएगा जब मैं इसे 0 कर दूंगा तो ये वीडियो बिल्कुल से खत्म हो जाएगी। इसी तरह इसको मैं वापस जब लेके आऊंगा और इसको मैं 100 कर दूंगा, ये 100 से ज्यादा ऊपर नहीं जाती। जैसे ही इसको 100 करेंगे तो वीडियो कंप्लीटली विजिबल हो जाएगी। तो बेसिकली ओपेसिटी आप आम अल्फाजों में विजिबिलिटी को भी कह सकते हैं। ओपेसिटी के नीचे ब्लेंड मोड आपको दिखेगा। ब्लेंड मोड बेसिकली जब यूज होता है जब आप 2 फुटेजेस को सीमलेसली मर्ज करके एक नया विजुअल क्रिएट करना चाहते हैं। वैसे तो ये एडवांस लेवल का सब्जेक्ट है, लेकिन ब्लेंडिंग ऑप्शंस में आपको एक ट्राई करके दिखा देता हूँ। देखें इस वक्त मेरी लेयर को देखें जो मैंने सेलेक्ट किया है, इसको मैं ऊपर वाले ट्रैक में शिफ्ट करूंगा और जो इसके बाद लेयर कनेक्ट हुई हुई है इसको मैं आगे करके इसके साथ मिला दूंगा। ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके मैं इसके अंदर यहाँ पे कोई एक ब्लेंडिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको अगर मैं लाइटन को सेलेक्ट कर दूं तो आप ये देखेंगे कि मेरी वो फुटेज उसके साथ ब्लेंड हो चुकी है। देखें थोड़ी पीछे बिहाइंड पे कुछ आपको पुरानी फुटेज का दिख रहा है क्योंकि वो इसमें ब्लेंड हुई हुई है और आगे आपको वो लैपटॉप वाली फुटेज भी दिख रही है जो इसके लेयर के नीचे रखी हुई है। तो बेसिकली इस वक्त ये बहुत बुरा सा लग रहा है क्योंकि हमने इन दोनों फुटेज की मैचिंग पे काम ही नहीं किया। इसमें एडजस्टमेंट्स होती हैं और इसको इफेक्टिवली बनाया जाता है, लेकिन हम इसको मजीद डिस्कस नहीं करने वाले। ये मैंने जस्ट आपकी अवेयरनेस के लिए करके दिखाया है। आप चाहें तो खुद से इसके फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसको वापस मैं एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे पहले था ब्लेंडिंग ऑप्शन को नॉर्मल कर देता हूँ और अब इसको वापस नीचे ले आता हूँ। ओपेसिटी के बाद नीचे आप देखेंगे टाइम रीमैपिंग। टाइम रीमैपिंग आज की क्लास में मैं आपको नहीं सिखाने वाला है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इसके लिए मैंने फ्यूचर में एक क्लास डेडिकेट की हुई है जिसमें मैं आपको ये डिटेल में समझाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें और करके दिखा देता हूँ। लेयर को इसके ऊपर चढ़ाता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे मोशन की मदद से मैं इसके स्केल को अगर कम कर दूंगा तो आप देखिए पीछे वाली जो फुटेज है उस पर ये मेरी फुटेज छोटी हो गई है,
इसी तरह इसको मैं आगे पीछे करके सेट भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ। एक चीज और आपको करके दिखाऊंगा, यहाँ पे आप शेप टूल के ऊपर जाएं। यहाँ पे मैंने आपको पिछली क्लासेस में शेप क्रिएट करना सिखाया था। यहाँ पे मैं एक शेप क्रिएट कर लेता हूँ, एक स्क्वायर शेप मैंने क्रिएट किया। अब आप यहाँ पे आके देखेंगे मेरे इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पे एक शेप ऐड हो गई है। इस शेप को मैं खोलूंगा और इस शेप के अंदर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास फिल है, यानी इस फिल की मदद से मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर मैं चाहूँ कर सकता हूँ। इसको मैं अगर येलो करके यहाँ पे इसे ओके कर दूं तो आप देखेंगे मेरे उस शेप का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसके नीचे स्ट्रोक भी है, इसमें शेडो भी है, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वाइड स्ट्रोक मैंने ऐड किया। यहाँ इधर आप देखेंगे इसको अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ाऊं तो आपको स्ट्रोक और ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आएगा। देखिए आप स्क्रीन पे स्ट्रोक बड़ा हो चुका है। अगर मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहूँ, रेड कर दूं, तो आप देखेंगे स्ट्रोक का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। इसी तरह एक और मैं आपको टेक्स्ट ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट भी हमने पिछली क्लासेस में ऐड किया था। यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ और क्लास लिख देता हूँ खाली। जैसे ही मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड किया तो इफेक्ट कंट्रोल्स के अंदर यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज भी आ गई हैं। अब टेक्स्ट के अंदर मैं क्या क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखें टहूमा लिखा हुआ है, ये मेरा फॉन्ट नेम है। फॉन्ट में कोई सा भी रख सकता हूँ। द बोल्ड फॉन्ट अगर मैं रखूंगा तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे मेरा फॉन्ट चेंज होकर थोड़ा अच्छा सा हो गया। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, जो भी आप लगाना चाहते हैं आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसको दोबारा चेंज किया, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे नीचे आप आके देखेंगे आपको और भी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे स्लाइडर की मदद से आप फॉन्ट के साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। स्क्रीन पे आप देखें ये 3 अलाइनमेंट के ऑप्शंस इस जगह पे आपको दिखेंगे। अगर इसको सेंटर कर देंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। इस वक्त ये लेफ्ट अलाइन हुआ है, राइट अलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें, इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं इंक्रीज करना शुरू करूंगा तो मेरे फॉन्ट को आप देखेंगे कि उसके जो कैरेक्टर्स है उसके अंदर गैपिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसको यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर मैं इन दोनों के बीच अहमद और क्लास के बीच में गैप खत्म करके इसको मैं 2 लाइनों में कर दूं इंटर दबा के, तो अब यहाँ पे आप इस ऑप्शन को देखेंगे। अगर आप इन दोनों की गैपिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू को कम या ज्यादा करके एडजस्ट करें। देखें मेरी स्क्रीन के ऊपर किस तरह वो एडजस्ट हो रही है। इसको अगर आप ऑल कैप्स करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर दें, ऑल कैप्स हो जाएगा। स्मॉल कैप्स करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, इन तमाम तर चीजों को एक एक करके आपने एक्सप्लोर करना है। कलर चेंज कैसे करना है, यहाँ पे अपीयरेंस से कलर चेंज कर सकते हैं, स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, बैकग्राउंड और शेडो ऐड कर सकते हैं। यानी जो भी लेयर आप ऐड करेंगे उसको इफेक्ट कंट्रोल्स की मदद से एडजस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे हमारे इफेक्ट कंट्रोल्स की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर अच्छे वीडियो एडिटर बनना चाहते हो तो इफेक्ट कंट्रोल्स की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना। क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, जवाब जरूर दूंगा। चाहो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।